हेलो एवरीवन। मैं अर्चना पांडे एरावट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हिस्ट्री ऑप्शनल की जो टेस्ट सीरीज संस्था में चल रही है, वीकली और डेली, उसके तहत डे 1 में जो टेस्ट सीरीज चली है, आइए उसके मॉडल आंसर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में गैर धार्मिक ग्रंथों के महत्व की विवेचना कीजिए। यहाँ पर हमारे 2 वर्ड हैं कि क्या गैर धार्मिक ग्रंथ और उसके महत्व की विवेचना। तो हम इसी प्रकार से आंसर को बढ़ाते हुए सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन जब हम लिखे तो हम दे जाने लिखते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब हम आगे उसका आंसर दे उसकी झलक दिख जानी चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं क्या लिखा है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्जागरण के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक 2 महत्वपूर्ण स्रोत हैं, और उसमें भी साहित्यिक जो स्रोत हैं उसमें धार्मिक और गैर धार्मिक साहित्य में बांटा गया है। जैसा कि हम जानते हैं, धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत वैदिक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ इत्यादि आते हैं। और अगर गैर धार्मिक ग्रंथों की बात की जाए तो गैर धार्मिक ग्रंथों में ऐसे ग्रंथ आते हैं जिनका धर्म से संबंध नहीं होता, अपितु उनका जो विशेष फोकस होता है वह राजनीति पर, अर्थव्यवस्था और अन्य तत्वों पर होता है। विशेषता क्या था, राजनीति पर ही केंद्रित हुआ करता था। जैसे उदाहरण के लिए क्या दे सकते हैं आप अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, रसमाला, कीर्ति कौमुदी, प्रबंध चिंतामणि, चचनामा इत्यादि ऐसे गैर धार्मिक ग्रंथ हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। फिर गैर धार्मिक साहित्यों में विद्वानों व कूटनीतिज्ञों की रचनाएं प्रमुख है। यह साहित्य अपेक्षाकृत सटीक है और प्राचीन राज्यों में विद्यमान राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और लोगों के संबंध में जानकारी देते हैं। इस तरीके से अगर हम अपने इंट्रोडक्शन को शुरू करते हुए कुछ ग्राफ प्रस्तुत कर दे कि जैसे देखिए कि हम बताएंगे किसके बारे में, तो अर्थव्यवस्था के बारे में, राजतरंगिणी के बारे में, रसमाला एवं कीर्ति कौमुदी, चिंतामणि, चचनामा, गार्गी सहित कुछ ग्राफ के द्वारा हम दिखा देंगे कि गैर धार्मिक ग्रंथ हमारे कौन कौन से हैं। अब उनसे क्या हमको जानकारियां मिलती हैं ये बताते हुए हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे अगर अर्थशास्त्र में देखें तो अर्थशास्त्र हम जानते हैं कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्या प्रशासन के संबंध में लिखा है। तो हम बता सकते हैं कि इन ग्रंथों के द्वारा क्या हमारे प्रशासन के सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। साथ ही ये ग्रंथ हमें राजवंशों के शासन प्रणाली के बारे में भी बता देते हैं। दूसरा मूल्यांकन करें तो राजतरंगिणी बताते हुए बताएं कि जो हमारे कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी वो पहला साहित्यिक ऐतिहासिक ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रयास था। इससे ये पता चलता है कि हमारे जो गैर धार्मिक ग्रंथ थे वो इतिहास के निर्माण में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उसी तरीके से आप रसमाला और कीर्ति कौमुदी बताएं तो बताएं कि ये जो ग्रंथ है वो गुजरात से संबंधित है, सोमेश्वर द्वारा लिखा है, चालुक्य शासकों के बारे में जानकारी देता है। ये बताते हुए बताएं कि भारत के कोने में जो राजवंश थे उनकी सूचना हमें गैर धार्मिक ग्रंथों से मिलती है। प्रबंध चिंतामणि की बात करें तो उसमें भी चालुक्यों का वर्णन है। इस बात की चर्चा करते हुए बता सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत कितने महत्वपूर्ण हैं। चचनामा हम जानते हैं कि जब साहित्यिक स्रोत की आप बात करें तो साहित्यिक स्रोतों में आपको देसी और विदेशी, आप 2 तरीके से उसे बांट सकते हैं। और देसी विदेशी को बांटते समय और देसी विदेशी में बांटते हुए आप जो है तो विदेशी साहित्य की भी चर्चा कर सकते हैं आप, जैसे मैगस्थनीज के इंडिका और चचनामा, ये सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसकी चर्चा करके आप विदेशी साहित्य, विदेशी गैर धार्मिक साहित्यों की चर्चा करते हुए उनके बारे में भारतीय अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था की कैसी जानकारी मिलती है इसकी चर्चा कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए जैसे कुछ ग्रंथों के बारे में ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन की, मतलब कैसे ग्रंथ जो है हमें ऐतिहासिक ग्रंथों का वर्णन, घटनाओं का वर्णन प्रस्तुत करते हैं, कुछ इतिहास के द्वारा बता सकते हैं। जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी मौर्य के पूर्व का इतिहास और मौर्य योगीन राजनीतिक व्यवस्था का प्रकाश डालता है। गार्गी संहिता जो है, गार्गी संहिता के बारे में करें कि यवन आक्रमण का उल्लेख करता है। इससे क्या है कि इसमें यवनों के साकेत, पंचाल, मथुरा पर आक्रमण किया, इसकी सूचना मिलती है। मतलब क्या है, गैर धार्मिक तो आपको ये भी बता रहे हैं कि राजा का शासन कहाँ था, किस प्रकार से आक्रमण हुए थे। फिर पतंजलि के महाभाष्य है शुंगों का इतिहास, तो हमें एक स्पेसिफिक ऐतिहासिक काल की भी जानकारी मिल जा रही है और राजव्यवस्था का भी वर्णन हमें मिलता है। इसी तरीके से एक वर्णन करते हुए हम गैर धार्मिक साहित्यों के बारे में बताते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ,
उसकी जो ग्राफ बने उस बात का ध्यान रखें कि उसमें सभी, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, सबको ध्यान में रखते हुए आप उसका कंक्लूजन लिख सकते हैं कि साहित्यिक स्रोतों का अपने इतिहास के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसका आप एक समन्वित आंसर भी लिख सकते हैं कि कैसे जो है विदेशी विदेशी जो हमारे जैसे मैगस्थनीज की इंडिका में जो वर्णन है अर्थशास्त्र के वर्णन से मैच करते हैं कहीं, तो फिर उनको हम टैली करके बता सकते हैं कि किस प्रकार से देसी विदेशी साहित्य मिलकर साहित्य वस्तुनिष्ठ इतिहास की वस्तुनिष्ठता को स्थापित करते हैं और इतिहास के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में पुरातात्विक स्रोतों का मूल्यांकन कीजिए। अब पुरातात्विक स्रोत हम जानते हैं कि पुरातात्विक स्रोत की इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती तो उसको एक इंट्रोडक्शन लिखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम उसमें देखा सकते हैं कि अन्वेषण मतलब पुरातत्व की जो खोज हुई थी वो 2 विधियों से हुई थी, ऊर्ध्वाधर उत्खनन और क्षैतिज उत्खनन। तो आप इसको इसलिए चर्चा कर दे क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों का जो माध्यम होता है ये उत्खनन के माध्यम से ही हमें पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। उसके बाद आप मृदभांड अभिलेखों की चर्चा, राज अभिलेख, मृदभांडों की चर्चा, सिक्कों की और भवन निर्माण की चर्चा, भवन निर्माण, इन सभी पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और उसके महत्व को बता सकते हैं। जैसे अगर राजकीय अभिलेख देखें तो क्या होता था, राजकीय अभिलेख जैसे अशोक के अभिलेख थे, उसमें क्या था, राजा के शासन प्रशासन, उनकी नीति, उनके उद्देश्यों की चर्चा हमें मिल जाती थी। व्यक्तिगत अभिलेख क्या होते थे, जो मंदिरों को दान दिए जाते थे और उनमें व्यक्ति के द्वारा उत्कीर्ण करवाए थे। कुछ विदेशी अभिलेख जैसे वो गजगोई अभिलेख है, उसमें क्या है, ऋग्वेद के जो हमारे देवता है इंद्र, मित्र, नाशत्य, वरुण, उनकी चर्चा ही बताते हैं कि कैसे समकालीन थे। फिर मितानी अभिलेख जो सीरिया का है उससे भी आपको पता चलता है कि समकालीन शासक भारत में कौन थे। कशाइट अभिलेख ईरान से प्राप्त होने यानी भारत के संपर्क की पुष्टि करते हैं। फिर श्रीलंका से प्राप्त अभिलेख क्या है, संगम और चोल काल में कैसे शासकों ने प्रशासन का अपने शासन का विस्तार किया था, इसकी चर्चा हमें दिखाई देती है। फिर सिक्कों के बारे में बताते हुए आप निकल सकते हैं कि पहले यहाँ पर कुछ सिक्कों का वर्णन किया गया है जिससे आपको जानकारी मिल सके कि पंचचिन्ह वाले सिक्के कहाँ पर मिले थे, फिर इंडो ग्रीक के जो सिक्के थे उनकी क्या विशेषता थी, शक पार्थियन राजा, ये कुछ तथ्य इसलिए भी दिए गए हैं ताकि आपको रिविजन करने में थोड़ा ईजी हो जाए। और हाँ, सिक्कों को बताते समय आपको जो जानकारी याद हो आप उसे लिखने के बाद ये जरूर लिख सकते हैं। करते समय आपको ये बताना होगा कि कैसे सिक्के राजा की प्रभुसत्ता को प्रस्तुत करते थे, राज्य क्षेत्र के विस्तार को बताते थे, उनकी समय तिथि को बताते थे, प्रयोग होने वाली धातुओं के बारे में बताते थे। ये सारी जानकारी हमें किससे पता चलती है, सिक्कों से पता चलती है। इसका भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं। इस प्रकार आप बताते हुए पुरातात्विक, हाँ इसमें कुछ और भी हो सकता है, जैसे आप मृदभांडों के बारे में बताएं कि कैसे चित्रित धूसर मृदभांड जो है वैदिक काल में थे, कैसे काले और लाल मृदभांड जो है हमारी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का प्रतिनिधित्व करते थे। इन सभी तथ्यों को बताते हुए आप जो कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूजन में इस बात की चर्चा कर देनी है, चूंकि हमसे यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत पूछा है तो उसमें हम बताते एक उदाहरण लिख सकते हैं कि जैसे हम देखें तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, जो हमारे साहित्यिक स्रोत होते हैं, उनकी पुष्टि भी कर देते हैं। कैसे, जैसे उदाहरण की तरह हम लिख सकते हैं कि पतंजलि के महाभाष्य में, तो जो पतंजलि का महाभाष्य था उसमें जो वर्णन किया गया था, क्या वर्णन था, तो पतंजलि के महाभाष्य में वर्णन उल्लेखित था कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो किसने, पुष्यमित्र शुंग ने, इन्होंने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। और इसकी जो पुष्टि होती है वो धनदेव के अयोध्या अभिलेख से हो जाती है। तो धनदेव का जो अयोध्या अभिलेख है वह भी इस बात की पुष्टि कर देता है कि जो हमारे पुष्यमित्र शुंग थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का
आयोजन किया था। तो ये हम दिखा सकते हैं कि जो हमारे पुरातात्विक स्रोत होते हैं वो किस प्रकार से साहित्यिक स्रोतों की पुष्टि करके हमें प्रमाणित जानकारी देते हैं, प्रमाणित जानकारी, और जिसके कारण हम कह सकते हैं कि पुरातात्विक इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। और उसके बाद उसका मूल्यांकन करते समय हम ये बता सकते हैं कि कैसे पुरातात्विक स्रोतों में क्या है, वस्तुनिष्ठता है। क्या पुरातात्विक स्रोतों में हमें वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति होती है, वस्तुनिष्ठता आपको दिखेगी। उसके बाद क्या होती है इसमें निष्ठता, उसके बाद उसमें आपको हेर फेर की कम संभावना दिखती है, मतलब इधर उधर किया नहीं जा सकता तो हेर फेर की भी कम संभावना दिखती है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि जो हमारे पुरातात्विक स्रोत होते हैं उसमें पूर्वाग्रह का किस प्रकार से अभाव होता है। तो पूर्वाग्रह का क्या होता है, अभाव होता है। फिर ये साहित्यिक स्रोतों की पुष्टि भी करते हैं, क्या करते हैं, साहित्यिक स्रोतों की पुष्टि। जैसा कि हमने आपको बताया कि पतंजलि के महाभाष्य की पुष्टि कौन करता है, धनदेव का अयोध्याभिलेख। इस तरीके से जो उदाहरण हैं उनका आपके पास कलेक्शन हो, इसका प्रयास किया जाएगा, और जिससे आपको एग्जाम के समय इन उदाहरणों के लिए, कभी क्या होता है कि हम बहुत अच्छे आंसर लिख सकते हैं बट हमारे पास फैक्ट नहीं होते, तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सही होगी, इसका प्रयास किया जा रहा है, तो जिससे आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। संस्था से जुड़ने के लिए और किसी प्रकार के संपर्क के लिए, टेस्ट सीरीज की जानकारी के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल का जो प्रोग्राम है उसमें टॉपिक वाइज और फुल टेस्ट मॉडल टेस्ट की व्यवस्था की गई है, जिसमें आपको लगभग इसी प्रकार से 200 प्रश्नों के अभ्यास कराए जाएंगे और ज़रूरत के अनुसार उसे आपको वीडियो फॉर्म में भी दिया जाएगा। तो संस्था से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।